हेलो एवरीवन। तो ये आज मेरे पास है एचटेट 2017 का साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों का ही सोल्यूशन देखेंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पेपर है ये। बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट है इसमें और काफ़ी ज़्यादा आपकी रिवीजन होने वाली है और कंसेप्ट भी आप समझने वाले हैं। ठीक है, 2017 में एचटेट का पैटर्न चेंज हो गया था, तो उसके बाद ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर उन्होंने दिया था एचटेट ने। तो इसको सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसके क्वेश्चंस। ये पीजीटी का पेपर है पहले मेरे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग एसटीएडी रेफर्स टू। एसटीएडी की फुल फॉर्म हमें बतानी है। ऑप्शंस: स्टूडेंट टीचर अचीवमेंट डिवीजन, स्टूडेंट्स टीम अचीवमेंट, स्टूडेंट्स टीम एक्नॉलेजमेंट, स्टूडेंट टीचर एक्वायर्ड डिवीजन। देखो सारे सेम सेम से ऑप्शंस है, अगर आपको नहीं पता होगा तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स टीम अचीवमेंट डिवीजन। ठीक है, इसलिए जो चीज़ें होती हैं उनको याद करना भी इम्पोर्टेंट होता है। समझने से सिर्फ काम नहीं चलता, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो याद भी रखना होता है माइंड में। सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज चिल्ड्रन डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट हमें पता है कि पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप्ड हो जाता है, जो बर्थ से लेके 2 साल तक की होती है। ठीक है, 4 स्टेजेस पियाजे ने दी थी: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। और जो छोटे छोटे पॉइंट्स है कि प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल में, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पक्का क्वेश्चन आएगा, ये आपके सिलेबस में भी है, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, लाइक ट्रांजिटिविटी कौन सी स्टेज में होती है, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। तो एक बार रिवाइज कर लेना। वीडियो भी पड़ी हुई चैनल पे, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड है, द फीलिंग ऑफ एन एडोलसेंट, एवरीवन नोटिस्ड दैट आई वोर दिस टी शर्ट ट्वाइस अ वीक। देखो अब कोई भी किशोर है, वो यह मान रहा है कि मैंने तो ये शर्ट हफ्ते में 2 बार पहन ली और सभी देख रहे हैं। सब सोचेंगे कि इसने ये पहले भी पहनी थी और आज भी पहन ली। तो वो क्या कर रहा है, देख उसे कोई नहीं रहा, बस वो ऑडियंस को इमेजिन कर रहा है, इमेजिनरी ऑडियंस। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। एडोलसेंस में होता है ये सिस्टम, पर्सनल फेबल और इमेजिनरी ऑडियंस का जो कंसेप्ट है वो हो जाता है कि सब उसे ही देख रहे हैं, इमेजिनरी ऑडियंस। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट। जो नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट होती है वो क्या होती है, ये नहीं बताना है, हमें नोट बताना है। फर्स्ट है, इट इंक्रीजेज डिजायरेबल बिहेवियर, इट इज नॉट सिमिलर टू पनिशमेंट, इट नेवर इंक्रीजेज डिजायरेबल बिहेवियर, इट कैन बी यूज्ड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। देखो जो नेगेटिव इन्फोर्समेंट होती है ना, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी ही चीज़ है और लर्निंग में आपकी हेल्प करती है। इसलिए इसको पनिशमेंट के बराबर बिल्कुल नहीं होती। पनिशमेंट तो अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है, मतलब पीड़ादायक होता है, तो पनिशमेंट के इक्वल ही नहीं होती। तो यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इट इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करती है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और इट कैन बी यूज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये भी सही है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, इट नेवर इंक्रीजेज डिजायरेबल बिहेवियर। नोट हमें बताना है कि ये जो है वो इंक्रीज करती है डिजायरेबल बिहेवियर को। एक अच्छी चीज़ होती है रीइंफोर्समेंट देना। जैसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है कि कोई बच्चा है वो फेल हो गया, कम मार्क्स ले आया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी, तो उसके बाद वो सोचता है कि अगले साल से मैं पढ़ाई करूँगा ताकि मेरे जो मार्क्स है, कम मार्क्स मैं अवॉइड कर सकूँ, मतलब मैं ज़्यादा मार्क्स ला सकूँ। तो जो अवॉइड करने की चीज़ है, नेगलेक्ट कर रहा है वो कम मार्क्स, पीड़ादायक चीज़, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुआ। ठीक है, अब कार का बजर बार बार बज रहा है कि सीट बेल्ट लगा लो, सीट बेल्ट लगा लो, वो सीट बेल्ट लगा लेता है बजर को कम करने के लिए, तो वो अच्छी चीज़ कर रहा है, सीट बेल्ट लगा रहा है, उससे वो बजर बजना बंद हो जाता है, यानी कुछ रिमूव हो जाता है, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। ठीक है, फिफ्थ है, द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन इंडिकेट्स। अच्छे से पढ़ाया हुआ है, कोहलबर्ग की कौन सी लेवल में आता है, 3 जो लेवल दिए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो जो गुड बॉय और गुड गर्ल है, ये कन्वेंशनल लेवल की फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, यानी टोटल 6 स्टेजेस दी हैं, थर्ड स्टेज है ये, और कन्वेंशनल लेवल की फर्स्ट स्टेज है गुड बॉय और नाइस गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कंडीशनिंग के द्वारा एक तटस्थ उद्दीपक में एक पुनर्बलक की शक्ति आ जाती है, इसे कहते हैं, कोई भी न्यूट्रल स्टिमुलस है और उसमें कंडीशनिंग के द्वारा हम रीइंफोर्समेंट की शक्ति डाल सकते हैं, इसको कहते हैं हम सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट।
ठीक है। प्राइमरी री इन्फोर्सर होते हैं फूड वगैरह, ये है सेकेंडरी री इन्फोर्सर, कंडीशनिंग के द्वारा री इन्फोर्समेंट पैदा करना किसी भी न्यूट्रल स्टिमुलस में। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा सिक्स्थ का। सेवंथ है अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच एज द मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन डेवलप्स। हमें पता है कि नैतिक विकास कोहलबर्ग और पियाजे दोनों ने दिया था, और जो कोहलबर्ग पियाजे थे उन्होंने पियाजे ने 2 स्टेजेस दी थी, हिट्रोनोमस और ऑटोनोमस। तो जो हिट्रोनोमस थी वो 7 साल से पहले की थी, और जो ऑटोनोमस थी वो 9 साल से ऊपर की थी, 9 से 10 साल के ऊपर 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए दी थी, जिसमें कोऑपरेशन डेवलप होता है मोरालिटी का। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 9 से 10 साल के ऊपर के बच्चे। ठीक है, उनके अंदर ही सहयोग की नैतिकता होती है 9 से 10 साल के ऊपर के बच्चों में, पियाजे के अकॉर्डिंग। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 7th का। नेक्स्ट है, 2 विद्यार्थियों ए एंड बी पर एक बुद्धि परीक्षण प्रशासित किया गया। ए की IQ 60 पाई गई जबकि बी की IQ 30 पाई गई। ए और बी के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा स्थान सही नहीं है? देखो, ए का अगर IQ 60 है ना, तो इसका मतलब उसको माइल्ड रिटार्डेशन है। माइल्ड रिटार्डेशन में आते हैं 50 से 70 के बीच में, 50 से 69 के बीच में आती है माइल्ड। उसके बाद होती है मॉडरेट, जो 35 से 49 के बीच में आती है मॉडरेट। उसके बाद होती है गंभीर सेवर, वो आती है 20 से 34। और उसके बाद आती है एकदम प्रोफाउंड, वो होती है IQ लेस देन 20। तो हमें बताना है नॉट ट्रू। ठीक है, तो ए हैज़ माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ए का IQ था 60। हाँ, तो 60 बिल्कुल माइल्ड है, तो ये सही स्टेटमेंट है, एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि माइल्ड में 50 से लेके 70 के बीच में आते हैं, 69 तक, 50 से 69 के बीच में। ठीक है, बी हैज़ अ सेवर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही है, बी का IQ 30 है, और जो सेवर है वो 20 से 39 के बीच में आता है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगी स्टेटमेंट। ए हैज़ अ सेवर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, नहीं, ए को माइल्ड है, ए को सेवर नहीं है, तो यही ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, मतलब राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट ट्रू बताना था। ठीक है, तो थर्ड हो जाएगा, ए में गंभीर बौद्धिक क्षमता नहीं है, ए में माइल्ड है, क्योंकि उसका IQ 60 है। ठीक है, ये IQ भी सारे ध्यान रखना, माइल्ड, मॉडरेट, सेवर, प्रोफाइंड कौन सा होता है, इसमें मैंने एक शॉर्ट्स डाल रखा है, आप देख लेना। नेक्स्ट है ब्रॉनफेनब्रेनर, फ्रॉम ब्रॉनफेनब्रेनर्स perspective which of the following doesn't belong to the macro system of the child। अब पता है ना ब्रॉनफेनब्रेनर ने कितने सिस्टम बताए हैं, आपको ध्यान होगा, बहुत बार कर चुके हैं हम डिस्कस, माइक्रो, मैक्रो, मिजो, एक्सो, है ना। तो माइक्रो में कौन से आते हैं, जो स्कूल या फैमिली होती है वो आते हैं, और जो मैक्रो होता है उसमें आते हैं कल्चर, वैल्यूज एंड रूल्स। तो यहाँ से कल्चर है वो मैक्रो का सिस्टम है बिल्कुल। स्कूल नहीं, स्कूल माइक्रो का है, और हमें नहीं ही बताना है, तो स्कूल सही हो जाएगा, माइक्रो का फर्स्ट जो होता है उसी में है। ठीक है, ये ब्रॉनफेनब्रेनर की थ्योरी देख लेना, आप अच्छे से पढ़ लेना। रूल्स एंड लॉज भी मैक्रो के हैं, और वैल्यूज भी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। 10th है, आप हर दिन सुबह अपने माता पिता का अभिवादन करते हैं और आपका बच्चा आपको देखकर यह व्यवहार सीख जाता है, तो वो ऑब्जर्वेशन करके सीख रहा है, तो कौन सी लर्निंग है ये पूछा है, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो जाएगी, फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है, the expectation based on previous experiences with a lack of control that all one's efforts will lead to failure। पूर्व अनुभवों पर आधारित नियंत्रण से परे यह किसी व्यक्ति का स्वयं के बारे में यह अनुमान कि उसके समस्त प्रयास असफल होंगे। देखो, पहले ही मान रहा है कि उसके सारे प्रयास असफल होंगे, लेकिन कैसे मान रहा है, उसके जो पूर्व अनुभव हैं, एक वर्ड ने यहाँ पे आंसर चेंज कर दिया, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ से अगर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है तो यहाँ से सीखी हुई निस्सहायता सही हो जाएगा, लर्नड हेल्पनेस आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्रीवियस एक्सपीरियंस वर्ड यूज नहीं किया जाता, सीधा ही होता कि द एक्सपेक्टेशन विद अ लैक ऑफ कंट्रोल दैट ऑल वंस एफर्ट्स विल लीड टू फेलियर, तो यहाँ से नकारात्मक अभिव्यक्ति आंसर सही हो जाता। लेकिन अभी पूर्व अनुभवों पर आधारित है, तो उसकी सीखी हुई कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है उसके, तो लर्नड हेल्पनेस है, ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा 11th का। द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस अच्छे से पता है हमें, लाइफ स्पेस किसने दिया है, कर्ट लेविन द्वारा दिया गया है लाइफ स्पेस का कंसेप्ट। ठीक है, अपनी फील्ड थ्योरी में दिया था, एक फॉर्मूला भी दिया था, वो याद कर लेना, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, एक पीड़ादायक उद्दीपक का प्रयोग, द एप्लीकेशन ऑफ एन अवर्सिव स्टिमुलस क्या है। पीड़ादायक तो हमेशा पनिशमेंट होती है, देखो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पीड़ादायक नहीं होता, अच्छी चीज होती है, ये पनिशमेंट होती है पीड़ादायक, तो सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा। रिवॉर्ड पीड़ादायक नहीं हो सकता, शेपिंग नहीं हो सकती, पनिशमेंट, सजा व दंड सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन।
एक विद्यार्थी कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करता है, उसकी मेहनत के पीछे जो अभी प्रेरणा है वह क्या है? देखो वो है ना, फर्स्ट आने के लिए मेहनत कर रहा है, तो अंदर से नहीं हो रहा कि मुझे पढ़ाई करनी है या मुझे कुछ सीखना है। अगर उसे ऐसा कुछ होता तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता, आंतरिक। ये बाह्य अभी प्रेरणा है, वो फर्स्ट आने के लिए पढ़ रहा है, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। 15th, वह फेज जहां पर बच्चा उपयुक्त सहायता एवं सहयोग दिए जाने पर किसी कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता है कहलाता है। अच्छा, ये वाइगोस्की से क्वेश्चन है, वाइगोस्की की सोशो कल्चर थ्योरी से, कि उन्होंने ही बताया था ZPD का फॉर्मूला कि चाइल्ड कैन मास्टर टास्क इफ गिवन अप्रोप्रिएट हेल्प एंड सपोर्ट उसे दी जाए तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। और ये जो ये सपोर्ट दी गई है, हेल्प दी गई है, इसको क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। 16th, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? द्विकारक बताना है। देखो ये बुद्धि के आपके सिलेबस में, न्यू सिलेबस में भी है इंटेलिजेंस, तो अच्छे से पढ़ लेना। एक कारक, द्विकारक, बहुकारक। एक कारक दिया था अल्फ्रेड बिने ने, यूनिफैक्टर। द्विकारक दिया है स्पीयरमैन ने, जो द्विकारक ही हमसे पूछा है। ठीक है। और जो त्रिकारक है, त्रितत्व, वो भी दिया है स्पीयरमैन ने। उसके बाद त्रिपक्षीय है, एक त्रिपक्षीय होता है, वो दिया है स्टर्नबर्ग ने। एक होता है त्रिआयामी, वो दिया है गिलफोर्ड ने। बहुकारक, बहुकारक दिया है थॉर्नडाइक ने, जबकि बहुबुद्धि दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। तो सेम सेम से ही है, प्लीज नाम में कंफ्यूजन मत होना, अलग से लिख के अलग से समझ लेना इन सबको। सेम सेम से नाम है। ठीक है। अब तो हमसे 2 फैक्टर थ्योरी पूछा है, वो स्पीयरमैन ने दी है। 3 फैक्टर थ्योरी भी स्पीयरमैन की है, लेकिन जो त्रिपक्षीय ट्राइआर्किक थ्योरी है वो स्टर्नबर्ग की है। तो ये सारे नाम ध्यान रखना, इंटेलिजेंस का चैप्टर इंपॉर्टेंट है काफी। द स्टेटमेंट फर्स्ट डू वट आई वॉन्ट यू टू डू व्हेन यू मे डू वट यू वॉन्ट टू डू। पहले आप वह कीजिए जो मैं आपसे चाहता हूँ, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अच्छा, ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये देखो भाई, प्रीमैक प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। रेडीनेस नहीं है, ये थॉर्नडाइक के लॉ से आता है। एक्सरसाइज भी नहीं है, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी नहीं है, ये है प्रीमैक प्रिंसिपल। प्रीमैक प्रिंसिपल क्या होता है? प्रीमैक प्रिंसिपल प्रीमैक ने दिया था, और उसने, जैसे कि एक माँ है, वो अपने बच्चे को बोलती है कि भाई तू 20 मिनट स्टडी कर ले, फिर मैं तुझे 20 मिनट बाहर खेलने दूंगी। तो ये होता है प्रीमैक प्रिंसिपल। ठीक है। पहले आप पहले वो कीजिए जो मैंने कहा है, फिर बाद में वो होगा जो तुमने कहा है, या तुम वाइस वर्सा। ठीक है। तो ये होता है प्रीमैक प्रिंसिपल। इसको ग्रैंड मास रूल भी बोलते हैं प्रीमैक प्रिंसिपल को। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब रीडिंग डिसेबिलिटी, पता है ना रीडिंग डिसऑर्डर किसको बोलते हैं? डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया। तो डिस्लेक्सिया होता है रीडिंग, जिसमें हम लकड़ी को लड़की पढ़ देते हैं, बी को डी पढ़ देते हैं। डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित, और डिस्कैल्कुलिया होता है मैथमेटिक्स से संबंधित। तो डिसऑर्डर कराए हुए हैं आपको, पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है ये भी। The rules for when and how to use language to be an effective communicator in a particular culture is known as, वे नियम जो बताते हैं कि किसी संस्कृति विशेष में प्रभावी संप्रेषण हेतु कब और कैसे भाषा का प्रयोग करना है, तो उसे क्या कहते हैं? देखो इसका आंसर हो जाएगा प्रैग्मेटिक्स। थर्ड, जो प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? ये होती है मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, भाषा को कैसे यूज करना है, कब, व्हेन एंड हाउ, दो चीज में यूज होती है कि हाउ और व्हेन कैसे यूज करना है, ये प्रैग्मेटिक्स होता है। ठीक है। फोनेटिक्स क्या होता है? साउंड और स्पीच से रिलेटेड। ठीक है। और सिमेंटिक क्या होता है? जो सेंटेंस होते हैं उससे रिलेटेड। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, व्हेन एंड हाउ प्रैग्मेटिक्स में आता है। 20th, किसी व्यक्ति के उसके स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का संज्ञान को क्या कहा जाता है? कॉग्निशन अबाउट वंस वन कॉग्निशन। देखो कॉग्निशन का भी, कॉग्निशन को क्या बोलते हैं? मेटाकॉग्निशन। ध्यान रखना ये टर्म है। जो मानसिक संरचनाएं होती हैं उनको कॉग्निशन कहते हैं, और उनका भी कॉग्निशन मेटाकॉग्निशन कहलाता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 21st, reinforcing each small step of progress towards a desirable goal until it is learnt completely is known as, एक वांछनीय लक्ष्य के प्रत्येक छोटे चरण की प्रगति को तब तक पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए जब तक कि वह पूरी तरह से सीख ना जाए। तो ये क्या कहलाता है? देखो छोटे छोटे सब गोल्स में विभाजित कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम शेपिंग। शेपिंग में क्या होता है कि कोई भी जो गोल होता है उसको सब गोल्स में कर लिया जाता है, फिर जब तक गोल को प्राप्त नहीं किया जाता तब तक रीइंफोर्समेंट दी जाती है। शेपिंग स्किनर की है ये।
ठीक है। चेनिंग क्या होता है? चेनिंग होता है श्रृंखलाबद्ध, जैसे पहले एक काम करना, फिर दूसरा करना, पहले खाना खाना, फिर ड्रेसअप होना, फिर बाइक राइड करना, फिर स्कूल जाना, ये सब चेनिंग होती है। क्यूइंग होता है क्लू देना किसी को, और मॉडलिंग होता है इमिटेशन के थ्रू सीखना। ठीक है, तो यहाँ से शेपिंग सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है जेंडर कॉन्स्टेंसी के विकास का प्रथम चरण बताना है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो पता होगा कि जेंडर कॉन्स्टेंसी में सबसे पहले आता है कि लेबल कर दिया जाता है, लेबलिंग, बच्चों को बता दिया जाता है कि तुम लड़के हो, तुम लड़की हो। उनको पता नहीं होता, बस लेबल चिपका दिया जाता है। इसने चोटी बनाई है तो ये लड़की है, इसने पैंट शर्ट पहनी है तो ये लड़का है, दैट्स इट, लेबल कर दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जेंडर स्टेबिलिटी और जेंडर कंसिस्टेंसी, इसकी थ्योरी दी थी कोहलबर्ग ने, पढ़ लेना, ये करवा रखी है मैंने भी। 23rd, application of abstract knowledge learnt in one situation to a different situation can be termed as। एक परिस्थिति में सीखे हुए अमूर्त ज्ञान का भिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर का ही पार्ट है। देखो नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं है। हाई रोड ट्रांसफर पॉजिटिव ही ट्रांसफर बोलते हैं, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 24th, you have introduced weekly quiz in your class to assess students progress, you are using which schedule of reinforcement। देखो वीकली दे रहे हैं बिल्कुल, और वीकली इंटरवल पे दे रहे हैं, तो फिक्स्ड इंटरवल सही हो जाएगा। वीकली टाइम के हिसाब से दे रहे हैं, टाइम का जिक्र हो तो इंटरवल यूज होता है, वेरिएबल इंटरवल और फिक्स्ड इंटरवल। और अगर नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज की बात हो तो रेशो यूज होता है, फिक्स्ड रेशो और वेरिएबल रेशो, तो फिक्स्ड इंटरवल यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड रेशो क्या होता है? डेफिनेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद रीइंफोर्समेंट देना। और वेरिएबल रेशो क्या होता है कि एवरेज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद। ऐसे ही इंटरवल पे होता है फिक्स्ड इंटरवल, एवरी एवरी वीक देना, ये फिक्स्ड इंटरवल है, और एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम के बाद देना, ये वेरिएबल इंटरवल है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कोई सैलरी मिलती है हर महीने के बाद, तो ये फिक्स्ड इंटरवल होता है। PECS is a method of teaching which may be used for picture exchange communication system। तो ये होता है ऑटिज्म के बच्चों के लिए और कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट दोनों के लिए, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और चिल्ड्रन विद कम्युनिकेशन दोनों में यूज कर सकते हैं इसको, PECS को, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, 25th का थर्ड ऑप्शन। बिल्डिंग स्कीम्स थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। देखो बिल्डिंग स्कीम डायरेक्ट हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अडेप्टेशन। ठीक है, एंड डायरेक्ट होना, और अगर इनडायरेक्ट पूछा हो तो आंसर होता है ऑर्गेनाइजेशन। इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ अंतः क्रिया करना ऑर्गेनाइजेशन, और डायरेक्टली इंटीग्रेट करना होता है अडेप्टेशन। और इक्विलिब्रेशन क्या होता है? संतुलन, बैलेंस बिटवीन टू एक्टिविटीज। ठीक है, तो अडेप्टेशन यहाँ से सही आंसर हो जाएगा 26 का। 27th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, तीनों ही है भाई। हाँ, नन ऑफ द अबव ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग और प्रिडिक्टिंग रेसिप्रोकल टीचिंग तीनों ही होती है। ठीक है, तो 27th का आ जाएगा डी। 28th है, द एबिलिटी ऑफ सीरिएशन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ। बता दो भाई, सीरिएशन कौन सी, पियाजे के अनुसार कौन सी स्टेज में होता है? तो ये होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। थर्ड जो स्टेज होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सीरिएशन उसमें आ जाता है। सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, सब कुछ इसमें आ जाता है। ध्यान रखना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं पियाजे की थ्योरी से, तो कि ये पॉइंट कौन सी स्टेज में होता है, ये कौन सी स्टेज में होता है। 29th, द फर्स्ट पर्सन हु यूज द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैमुअल किर्क, जिन्होंने सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड का यूज किया था, सैमुअल किर्क। द व्यू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स टू सेल्फ गाइडेंस।
बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं से बात करते हैं, स्वयं से बतियाते हैं, तो ये लेव वाइगोस्की ने दिया था। भाषा पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है, जबकि पियाजे ने कहा था कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। और जो बच्चे हैं वो खुद से बात करते हैं, खुद को गाइड करने के लिए, वो वाइगोस्की ने दी थी। कुछ स्पीच भी दी थी, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच, ठीक है। तो ध्यान रखना, वाइगोस्की सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो ये पीजीटी का क्वेश्चन पेपर था 2017 का। अब हम देखेंगे 2017 का टीजीटी का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ये है टीजीटी का क्वेश्चन पेपर। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबऑर्डिनेट लॉ गिवन इन ट्रायल एंड एरर। तो जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी उसमें 3 मेन लॉ दिए गए थे और बाकी गौण नियम दिए गए थे। तो बताना है हमें कौन सा नहीं है गौण नियम, मतलब हमें मुख्य नियम बताना है। तो मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, ये तो गौण नियम है। लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एनालॉजी, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो जाएगा। ये थर्ड लॉ था ट्रायल एंड एरर थ्योरी में, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें यूज और अनयूज का भी लॉ है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, और एक और था ना लॉ ऑफ, 3 लॉ थे, ध्यान रखना। थॉर्नडाइक ने दी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अभ्यास का नियम, एक्सरसाइज का नियम, और एक लॉ ऑफ रेडीनेस, हाँ थर्ड लॉ था लॉ ऑफ रेडीनेस। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज मेन नियम था ये, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। अकॉर्डिंग टू पियाजे, द एज रेंज ऑफ द सब स्टेज मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज, मेंटल रिप्रेजेंट सेंसरी मोटर स्टेज होती है 0 से 2 तक, तो जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है वो 18 मंथ से 2 साल तक के बच्चों में होता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही है। मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया है। तो यहाँ से भी आंसर है कर्ट लेविन, इन्होंने ही किया था, टोपोलॉजी का कंसेप्ट दिया था। ये पढ़ा हुआ है हमने इनकी थ्योरी में, फील्ड लेविस फील्ड थ्योरी में, देख लेना। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एज पर RPWD एक्ट 2016। जो RPWD एक्ट था वो सबसे पहले 1995 में आया था, जिसमें 7 डिसेबिलिटीज़ बताई गई थी, लेकिन 2016 में इंक्रीज़ करके 21 डिसेबिलिटीज़ को कर दिया गया। तो अभी प्रेजेंट में 21 डिसेबिलिटी को माना जाता है। तो हमें कौन सा नहीं बताना है, देखो 3 ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ से नन ऑफ द अबव है जो कट हो गया है। तो नन ऑफ द अबव ही इसका सही आंसर है, क्योंकि तीनों ही ऐड हैं RPWD एक्ट 2016 में, ठीक है। एसिड अटैक विक्टिम, सेरिबल पाल्सी और चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, तीनों को ही जगह मिली है। तो यहाँ से नन ऑफ द अबव आंसर सही हो जाएगा। फिफ्थ है, टेस्टिंग यूज्ड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस टू एड इन प्लानिंग एंड डायग्नोसिस नोन एज ड्यूरिंग। अच्छा, परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं इसको। जो दौरान ड्यूरिंग किया जाता है तो इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। पता है ना, 2 टाइप की असेसमेंट होती है, फॉर्मेटिव, समेटिव। फॉर्मेटिव जो ड्यूरिंग दी जाती है, और समेटिव जो आफ्टर दी जाती है, लास्ट में जो एग्जाम्स होते हैं हमारे ईयर के, उसको समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ से ड्यूरिंग फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। शिक्षक ने रेखा को कहा कि आपने गृह कार्य पूरा नहीं किया, अतः आपको खेल की कक्षा से वंचित किया जाता है। तो ये कौन सा रीइंफोर्समेंट बताना है। देखो, सबसे पहले तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। पनिशमेंट नहीं है ये, पनिशमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को सेम मान लेते हैं, बट ये सेम नहीं होता। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी नहीं है, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ अनडिज़ायरेबल चीज़ मिली है। और स्पर्श या पुरस्कार बिल्कुल नहीं है। तो ये नेगेटिव री है। देखो, जो गेम पीरियड था ना वो हटा दिया टीचर ने, ताकि वो पढ़ाई कर सके अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव री हो जाएगा। ये अच्छी बात है, किसी चीज़ को रिमूव करना होता है नेगेटिव री। अब जो टीचर थी उसने रेखा गेम पीरियड हटा दिया, क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था, आगे से वो अच्छा होमवर्क करेगी गेम्स खेलने के लिए। तो ये नेगेटिव री का एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्स। पिछले में सेंसिरिएशन पूछा था, अभी क्लासिफिकेशन पूछा है। तो क्लासिफिकेशन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का ही है, एक बहुत बार बताया हुआ है क्लासिफिकेशन के बारे में, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विच टाइप ऑफ टीचिंग मटेरियल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर अ चाइल्ड विद विजुअल इम्पेयरमेंट। दृष्टि बाधित बालकों के लिए वीडियो आधारित नहीं, सही नहीं है। दृश्य सामग्री, वो देख ही नहीं सकता तो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पर्शात्मक, यस, थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा।
टेक्टाइल बेस्ड, स्पर्शात्मक विजुअल के लिए बेस्ट है। थर्ड ऑप्शन सही है। मॉडलिंग की संकल्पना किसने दी है, पता है ना, मॉडलिंग का कंसेप्ट किसने दिया है, एल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, जिसमें एक बोबो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था, बोबो डॉल का एग्जाम्पल दिया था, तो एल्बर्ट बंडूरा बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज व्यूड द चाइल्ड एज टेबुला रासा, एक खाली स्लेट के साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, तो ये जॉन लॉक ने कहा था। फ्राइड पेजेस की नहीं है, जॉन लॉक सही हो जाएगा। बच्चे को एक खाली स्लेट माना है और बोला है कि किसी भी बच्चे को उसके स्लेट पे कुछ भी भर दो वो वही बन जाएगा, मतलब उसे अगर आप डॉक्टर बनाना चाहते हो तो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बनाना चाहते हो तो वो भी बन जाएगा, कुछ भी बना सकते हो। बच्चा शुरू में एक खाली स्लेट होता है, ब्लैंक स्लेट, ये जॉन लॉक ने कहा था। Which of the following theory viewed cognitive development as a socially mediated process? अब cognitive development की थ्योरी किसने दी है, पियाजे ने, ब्रूनर ने और ले वाइकोस्की ने। तो यहाँ से सोशल किसने माना है, सोशो कल्चर थ्योरी ने, सोशो कल्चर थ्योरी थी वाइकोस्की की, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, सोशो कल्चर थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी नहीं लगाना क्योंकि ये कॉग्निटिव से बिलोंग नहीं करती, सोशो कल्चर थ्योरी है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थ्योरी है, ठीक है, तो फर्स्ट सही हो जाएगा। A 3-year-old boy says the sun is angry. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो ये पियाजे से क्वेश्चन है, पियाजे ने कंसेप्ट दिया एनिमिज्म का, वो निर्जीव चीज को सजीव समझ लेना, सूरज क्रोधित है ऐसा बोल रहा है 3 साल का बच्चा, तो वो एनिमिज्म कर रहा है, ठीक है, ये प्री ऑप्टेशनल स्टेज की ही एक विशेषता है, एनिमिज्म सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज गिवन बाय गार्डनर, गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, पता है ना, और उन्होंने 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो कौन सी नहीं बताई ये पूछा है, ये आपके सिलेबस में अच्छे से पढ़ लेना। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल बताई है, स्पेशल बताई है, इंटरपर्सनल भी बताई है, इंट्रापर्सनल भी बताई है, एनालिटिकल नहीं बताई है, एनालिटिकल का कोई जिक्र नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। TEACCH program is mostly used to teach children with, अच्छा TEACCH इसकी फुल फॉर्म है ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, और ये दिया जाता है ऑटिज्म रिलेटेड बच्चे को। ऑटिज्म बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑटिज्म क्या होता है, जो बच्चा सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, उसके लिए ये प्रोग्राम किया गया था, तो ऑटिज्म यहाँ से सही हो जाएगा। 14th का फोर्थ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीड मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, देखो नैतिक विकास किसने दिया है, दोनों ने दिया है, कोहलबर्ग और पियाजे, दोनों का ही नाम आएगा, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे कोहलबर्ग का नाम ज़्यादा आता है, लेकिन पियाजे ने भी स्टार्टिंग पियाजे ने ही की थी नैतिक विकास की, तो पियाजे भी सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। प्रोवाइडिंग सैलरी टू द टीचर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, विच शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट इट रिफ्लेक्ट्स, एवरी मंथ उसे सैलरी देना फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड इंटरवल, तो थर्ड ऑप्शन सही है, फिक्स्ड इंटरवल पे सैलरी दे रहे हैं उसे, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हु प्रपोज्ड दैट ऑल चिल्ड्रन हैव लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, लैड, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंग्वेज का जो चैप्टर है वो भी न्यू सिलेबस में ऐड है, तो लैड के बारे में पढ़ लेना, ये दिया था नोम चॉम्स्की ने, लैड का कंसेप्ट दिया था कि बच्चे के अंदर इनेट कैपेसिटी होती है भाषा को सीखने की, और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है एक, जिससे वो कोई भी भाषा सीख सकता है, तो चॉम्स्की ने कही थी ये बात। और टाइम के साथ जो ये लैड है ये कमज़ोर भी होता जाता है, मतलब किसी छोटे बच्चे को अगर सिखाओगे तो वो इजीली सीख जाएगा, लेकिन अगर किसी बड़े को सिखाओगे तो उसे टाइम लग सकता है सीखने में। नोम चॉम्स्की। हु प्रपोज्ड एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग, तो ये दिया था ऑसोबेल ने, थर्ड ऑप्शन, ऑसोबेल बिल्कुल सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ये एक मॉडल था जो मतलब हेल्प करता था इस्टेब्लिश कंसेप्ट करने में, फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करने में, ऑसोबेल ने दिया था एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है, बता दो भाई, हार्वर्ड गार्डनर ने दी है, अभी पढ़ा था, मल्टी डायमेंशनल बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का है, जिसमें 8 बुद्धियां बताई हुई हैं। अकॉर्डिंग टू फ्राइड द एज रेंज ऑफ ओरल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज, कि हाँ, तो ओरल के बारे में पूछा है, सबसे पहले ओरल ही आती है जो बर्थ से 1 साल तक की होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आती है एनल स्टेज जो 1 से 3 साल तक होती है, उसके बाद आती है फैलिक स्टेज 3 से 6 साल, और उसके बाद वो लेटेंसी स्टेज जो प्यूबर्टी की एज में आती है, तो यहाँ से ओरल स्टेज बर्थ टू 1 ईयर सही हो जाएगा। ये भी आपके सिलेबस में थी, फ्राइड की थ्योरी, ये भी पढ़ लेना।
द लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर हाउ टू डू थिंग्स इज नोन एज, जो लॉन्ग टर्म लंबे समय तक रहती है, जो अनकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ी होती है, वो होती है प्रोसीड्यूलर मेमोरी। प्रोसीड्यूरल मेमोरी, प्रक्रियात्मक स्मृति, यह लंबे समय तक जुड़ी रहती है और ये अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है, इसलिए ये लंबे समय तक रहती है। तो प्रक्रियात्मक स्मृति सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। एपिसोडिक मेमोरी वो होती है जो एपिसोड की तरह बताया जाए, मतलब एक बच्चा बता रहा है कि मैंने सुबह ये किया, फिर स्कूल में ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, ये एपिसोडिक होती है। ठीक है। द ट्राईआर्किक थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंस, देखो अब यहाँ पे ट्राईआर्किक पूछ लिया, वहाँ पे द्विकारक पूछा था स्पीयरमैन, त्रिकारक भी स्पीयरमैन, और ये त्रिआर्किक जो ट्राईआर्किक है त्रिपक्षीय है, ये स्टर्नबर्ग ने दी है। ठीक है। ऐसे यहाँ पे कंफ्यूजन होती है इंटेलिजेंस की थ्योरीज में काफ़ी। त्रिआयामी गिलफोर्ड ने, त्रिकारक स्पीयरमैन ने, त्रिपक्षीय स्टर्नबर्ग ने, बहुकारक थॉर्नडाइक ने, बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, ध्यान रखना। द लॉ विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ गेस्टोल्ट व्यूज ऑफ लर्निंग, समानता का नियम दिया है, निकटता का नियम भी दिया है, क्लोजर का नियम भी दिया है, लॉ ऑफ यूज थॉर्नडाइक ने दिया है। अपने लॉ ऑफ एक्सरसाइज में 2 यूज बताए थे, यूज का और इन यूज का, तो लॉ ऑफ यूज थॉर्नडाइक का है, यहाँ से सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। आफ्टर अक्रेंस ऑफ अ डिजायरेबल बिहेवियर द टीचर सेज वेरी गुड टू द चाइल्ड, शी हैज यूज्ड, एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत शिक्षक बहुत अच्छा कहती है, तो देखो प्रेज करती है, तो प्रेज आता है सेकेंड रीइंफोर्समेंट में, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट कौन से होते हैं? फूड, ये फूड स्वीट्स मिलना कुछ, ये प्राइमरी रीइंफोर्समेंट होते हैं। प्रेज मिलना, मनी मिलना, स्माइल करना, कुछ अच्छा बोलना, ये सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट में आते हैं, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 24th का। 25th, अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी विच सिस्टम इंक्लूड वैल्यूज, पढ़ा है ना वैल्यूज। वैल्यूज किस में आती है? मैक्रो सिस्टम में आती है, अच्छे से पढ़ा था हमने, मैक्रो सिस्टम सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। यूजिंग आर करंट स्कीम्स टू इंटरप्ट द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज नोन एज, जो हमारे अंदर स्कीम जो प्रेजेंट है उसको बाहरी दुनिया के साथ समझने की क्रिया कहलाती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ये रहा एसिमिलेशन, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, यहाँ से एसिमिलेशन सही हो जाएगा। ठीक है। एकोमोडेशन होता है मॉडिफाई करना, जो प्रेजेंट स्कीम है उसमें मॉडिफाई करना कुछ। ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन हमें पढ़ा था कि इनडायरेक्टली वर्ल्ड के साथ इंटरप्ट करना, और ये है स्कीम्स है जो एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ डायरेक्टली कर रही है, तो एसिमिलेशन सही हो जाएगा। कहीं से क्वेश्चन बनेंगे पियाजे की थ्योरी से, अगर बनेंगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड मोटिव, मतलब अर्जित अभिप्रेरक कौन सा नहीं है, मतलब हमें इनेट मोटिव बताना है, तो एटीट्यूड एक्वायर है, क्यूरियोसिटी भी एक्वायर है, इंटरेस्ट भी एक्वायर है, भूख है वो अंदर से आती है, कोई उसके लिए ज़रूरत नहीं होती किसी की, तो हंगर सही हो जाएगा इनेट, क्योंकि हमें नहीं बताना था। 28th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर, डेवलपमेंट डिसऑर्डर कौन सा है? ब्लाइंडनेस नहीं, ब्लाइंडनेस नहीं है। हियरिंग भी नहीं है, ये हम मतलब जन्मजात भी मान सकते हैं इनको, डेवलपमेंटल में नहीं आते, डेवलपमेंट में आता है जो लर्निंग, हाँ लर्निंग डिसेबिलिटी, इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता, ये डेवलपमेंट डिसऑर्डर में आती है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन सपोर्ट्स ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग एंड लैंग्वेज प्रोडक्शन, देखो लैंग्वेज प्रोडक्शन के लिए जो एरिया यूज होता है वो होता है ब्रोकाज एरिया ऑफ द माइंड, जो थॉट्स को स्पीच में चेंज करता है, ब्रोकाज एरिया। उसके बाद जो फ्रंटल लोब है वो आती है माइंड में, जो प्लानिंग करने के, पर्पसफुल बिहेवियर के लिए। ठीक है। और जो पेरिटल आती है वो होती है कैलकुलेशन के लिए, राइटिंग के लिए, और लेफ्ट राइट जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके लिए। और ओसिपिटल होती है देखने के लिए, विजुअल एसोसिएशन के लिए। ठीक है। तो यहाँ से ब्रोकाज एरिया सही हो जाएगा, स्पीच और थॉट को स्पीच में ट्रांसलेट करनी है, तो ब्रोकाज एरिया सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड लर्निंग इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ, प्रोग्राम्ड लर्निंग किस पे बेस्ड है? तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में थी प्रोग्राम लर्निंग, स्कीनर की। ठीक है, स्कीनर, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कीनर। प्रोग्राम्ड लर्निंग थी, स्कीनर की थी। ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन थे टीजीटी के, अब हम करेंगे पीआरटी के 30 क्वेश्चंस। पीआरटी का पेपर है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है, यानी हमें बाह्यमुखी का बताना है, तो सेल्फ सेंटर्ड तो अंतर्मुखी होता है, रूढ़िवादी सामाजिकता, देखिए सोशलिटी है, ये हो जाएगा बाहरी का, सोशल है तो सोशल है यानी बाहरी है वो। ठीक है, तो सोशल बिल्कुल सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो निशान लगे हुए हैं इनको इग्नोर करना कि किसी का पेपर है, तो हम सही आंसर कर रहे हैं साथ साथ।
सेकंड है द लॉ ऑफ रेडीनेस एज वन ऑफ द लॉ ऑफ लर्निंग हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय, बता दो भाई लॉ ऑफ रेडी किसने दिया था? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये थॉर्नडाइक के हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी में दिए थे। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग एट प्राइमरी लेवल? पे कौन सा मेथड नहीं है अच्छा? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सही है, एक्टिविटी अप्रोच, लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड भी सही है, लेक्चर मेथड बिल्कुल सही नहीं है प्राइमरी लेवल पे। तो अपर से भी अपर प्राइमरी लेवल पे सही होता है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। नेक्स्ट है द डायनामिक फोर्स दैट एनर्जाइज बिहेवियर एंड कंपेल्स द चाइल्ड टू एक्ट टू लर्न इज? वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने के लिए क्रिया करता है, अच्छा मतलब मोटिवेशन देता है, तो वो हो जाएगा ड्राइव, प्रबल, प्रेरणा। सेकंड आंसर हो जाएगा। देखो एक होता है गोल, मतलब जैसे अभी हमारा गोल है एग्जाम पास करना है, स्टेट को ड्राइव होती है हमारे अंदर जो मोटिवेशन आ रही है, जो हमारे अंदर भूख है, मतलब कि हमें पास करना ही करना है, तो वो होती है ड्राइव, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं। बैरियर्स जो अवरोध पैदा होते हैं इस चीज़ में, उसको बैरियर बोलते हैं। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन ड्राइव सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इथिकल मॉरल आर्म ऑफ पर्सनैलिटी? नैतिकता वाली भुजा, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा नैतिक होता है, मतलब सुपर ईगो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा बोलते हैं, आर्म ध्यान रखना, नैतिकता की आर्म सुपर ईगो को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड विच ऑफ द फॉलोइंग की फैक्टर? शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है निम्न में से मुख्य कारकों के ओत प्रोत घूमती है, ये बताना है। लर्नर एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, हाँ ये तो सही है। टीचर एंड लर्निंग प्रोसेस, ये भी सही है। लर्निंग सिचुएशंस, ये भी सही है, सारे ही सही हैं यहाँ से। शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ, तीनों ही सही है। ऑल ऑप्शन आर राइट, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट बतानी है। मेच्योरिटी हैज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस, नहीं ऐसा क्या होता है? हाँ प्रैक्टिस मेच्योरिटी नहीं, मेच्योरिटी क्या होती है? मेच्योरिटी ग्रोथ के साथ साथ चलती है, मतलब ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज होता है किसी बच्चे में। तो मेच्योरिटी इज हाँ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेच्योरिटी कंटिन्यूस टिल डेथ नहीं है, डेवलपमेंट होता है कंटिन्यूस टिल डेथ, मेच्योरिटी नहीं होती है, रुक जाती है। मेच्योरिटी इन्वॉल्व्स ओनली क्वांटिटेटिव चेंज, नहीं क्वालिटेटिव चेंज भी होते हैं वैसे इसमें, तो ये भी गलत। क्या बताना था? करेक्ट बताना था, तो करेक्ट सेकंड ऑप्शन सही है, मेच्योरिटी इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जो ग्रोथ होती है उस वो क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती, लेकिन जो मेच्योरिटी होती है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होती है, लेकिन होती ग्रोथ के साथ साथ ही है, जब तक ग्रोथ होती है तब तक ही होती है, ठीक है, फिर रुक जाती है। एट्थ क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी एम्फेसाइज ऑन टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, नहीं। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, हाँ बिल्कुल सही। करिकुलम, नहीं। स्कूल सेंटर्ड नहीं, बच्चा होता है वो सेंटर में रखते हैं बच्चे को, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेज ऑफ लेटर चाइल्डहुड? लेटर चाइल्डहुड की पूछा है। लेटर चाइल्डहुड में बच्चा मतलब 9 से 10 साल के आसपास होता है, तो उसमें सोशल होता है बच्चा, मतलब सोसाइटी जो उसके लिए जो रूल्स होते हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रूल्स के हिसाब से देखता है, तो सेल्फ असर्शन, टाइम एक्सेप्ट, सोशल टेंडेंसी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेटर चाइल्डहुड सोशल टेंडेंसी, जो हीरो वर्शिप है वो एडोलसेंस में होती है, हमें पता है। वो जो सेल्फ हटी जो होता है ये सेंसरी मोटर में होता है, तो सोशल टेंडेंसी यहाँ से सही हो जाएगा आंसर। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी है, और कौन कौन सी दी है ये भी आप अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नोट बताना है। तो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर सिनोनिम, हाँ ठीक है। एन इंटेलिजेंट पर्सन मे नॉट बी क्रिएटिव, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, अगर इंटेलिजेंट है तो क्रिएटिव भी होगा, काट दो। क्या बताना है? नोट करेक्ट बताना है, नोट करेक्ट बताना है, तो ये सही स्टेटमेंट है। एन इंटेलिजेंट पर्सन मे नॉट बी क्रिएटिव, हो सकता है कि इंटेलिजेंट हो लेकिन क्रिएटिव ना हो, बिल्कुल सही है। अ क्रिएटिव पर्सन मे हैव हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, ऊंचे दर्जे का मेधावी हो सकता है, हाँ क्रिएटिविटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो इंटेलिजेंस को कहीं भी लेके जा सकती है, ठीक है, तो सही है।
क्रिएटिविटी कैन बी नर्चर्ड, हाँ ये बात भी सही है, क्रिएटिविटी को नर्चर किया पोषण किया जा सकता है। मतलब अगर क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है तो हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देना होगा, कुछ ना कुछ उसके सामने ऐसे ऑप्शंस रखने होंगे बच्चे के कि उसकी क्रिएटिविटी बढ़ सके, तो नर्चर्ड सही है। हमें नोट करेक्ट बताना है, तो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर सिनोनिम, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सिनोनिम नहीं कह सकते क्योंकि इंटेलिजेंट बहुत होते हैं बच्चे, जैसे कि जो बच्चे रोट मेमोराइजेशन करते हैं वो भी इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी नहीं होती उनके अंदर, तो सिनोनिम नहीं कह सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा 11th का। 12th है, वाई शुड को करिकुलर एक्टिविटीज बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल। ठीक है, वे संस्था की प्रसिद्धि में सहायक है। ऐसा तो कुछ नहीं है। इट हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, हाँ ठीक है। इट हेल्प्स इन जस्टिफिकेशन ऑफ फी कलेक्शन, नहीं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट हु डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडी, हाँ वे उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सही है। वे छात्र के समग्र विकास में, ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, को करिकुलर एक्टिविटी, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट कम्स अंडर मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट के अंदर तीन कंसेप्ट आते हैं, एक होता है इमोशन, एक होता है इंटेलिजेंस, एक होती है लैंग्वेज, तो यहाँ से लैंग्वेज सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना तीन होती है, इमोशन, इंटेलिजेंस और लैंग्वेज, तो मेंटल डेवलपमेंट के अंडर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 14th है, अ नॉर्मल चाइल्ड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग IQ लेवल, तो नॉर्मल चाइल्ड का IQ लेवल कितना होता है, सबको पता है कि 90 से 109 बीच होता है। एवरेज जो चाइल्ड होता है उसके ऊपर प्रतिभाशाली आ जाते हैं, और उसके जो होते हैं वो रिटार्डेशन के अंदर आते हैं, तो 90 से 109 के बीच नॉर्मल चाइल्ड होता है। मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित है? अनुवांशिकता, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक, केवल पर्यावरण कारक, इजी क्वेश्चन। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर बोथ इक्वल रेशो में हेल्प करते हैं, इस चीज में इक्वल रेशो में इफेक्ट डालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज ऑफ द चाइल्ड, मोरल वैल्यूज ऑफ चाइल्ड में क्या हेल्प करते हैं ये बताना है। प्रेयर असेंबली, ठीक है करती है। सही सामाजिकरण और बुद्धि, हाँ तीनों ही सही हो जाएंगे। प्रार्थना सभा और प्रॉपर सोशलाइजेशन और बुद्धि, सही, सभी विकल्प सही हैं, ऑल ऑप्शन आर राइट, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। टीचिंग एड इज यूज्ड इन द क्लास 4, टीचिंग एड्स क्यों यूज किए जाते हैं? विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए, शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए, ऑप्शन एलिमिनेट। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, शिक्षण में आवश्यक होने के नाते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। क्रिएटिंग स्पेसिफिक लर्निंग कंडीशन के लिए टीचिंग एड्स यूज किए जाते हैं। टीचिंग एड कौन कौन से होते हैं ये पढ़ लेना, ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट की पेडागोजी में यूज हो सकते हैं, जैसे मेथड्स भी जो प्रोजेक्ट मेथड वगैरह सब होते हैं, तो पढ़ लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण बताना है। सिलेक्शन इन स्कूल्स फुटबॉल टीम, नहीं ये तो बाह्य है। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर इट्स ओन सेक, यस खुद के लिए जो करते हैं वो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो अंदर से आती है, तो सेकंड ऑप्शन ही सही है। गेटिंग अ ड्रेस ऑन बर्थडे, नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर इट्स ओन सेक, खुद के लिए करना। ज्ञाने इन हिज बुक द कंडीशन ऑफ लर्निंग हैज डिस्क्राइब्ड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लर्निंग, जो ज्ञाने था उसने 8 टाइप की लर्निंग दी है, तो 8 टाइप सही हो जाएगा। और जो सबसे ऊपर अपर लेवल की होती है वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, जिसमें बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाता है, तो इसका मतलब वो लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है, तो 8 टाइप की ज्ञाने ने दी है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, द स्टेज व्हेन चाइल्ड ड्राइव्स लेस इंजॉयमेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स के साथ लेस होता है, इसका मतलब वो अपने पीयर्स ग्रुप में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है बच्चा, तो ये होता है सोशल डेवलपमेंट। फिजिकल नहीं है, मेंटल नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं, जब बाहर के लोगों की ज़्यादा सुनता है, घर के लोगों की कम सुनता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन था, तो सोशल डेवलपमेंट सही आंसर होता है, हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट द पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं? सोशल फैक्टर्स बिल्कुल, कल्चर हाँ, इकोनॉमिक्स, तीनों ही करते हैं, ऑल ऑप्शन आर राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बताना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, तो ये तो सही है, हाँ डिफरेंट है। ग्रोथ कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ, नहीं ये करेक्ट नहीं है भाई, डेवलपमेंट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ होता है।
ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, हाँ सही है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, सही है। देखो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बिल्कुल सही है, लेकिन पियाजे ने इसको डिसकॉन्टिन्यूस माना है। ये पॉइंट प्लीज ध्यान रखना, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ कि एक पियाजे ही थे जिन्होंने डिसकॉन्टिन्यूस माना है, बाकी डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रोथ है ना एक टाइम के बाद रुक जाती है, ये क्वांटिटिव चेंज होता है, तो ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, ये सही हो जाएगा क्योंकि हमें नॉट बताना था। वट इज़ पैरेलल प्ले? देखो पैरेलल प्ले होता है सेपरेट खेलना, जो बच्चे सेपरेट खेलते हैं ग्रुप से होके, वो एक इमिटेट तो करते हैं, वो देखते तो हैं कि दूसरा क्या बना रहा है, वो खुद बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अलग अलग खेलेंगे, तो प्लेइंग सेपरेटली होता है। और ये अर्ली चाइल्डहुड का एक विशेषता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये भी अर्ली चाइल्डहुड में होता है पैरेलल प्ले। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड की विशेषता है प्लेइंग सेपरेटली। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वर्ब इज नॉट इफेक्टिव डोमेन? निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? एक्सेप्ट, स्वीकारना, ठीक है, भावात्मक हो गया। आज्ञा पालन, हाँ ठीक है। प्रभावित करना भी सही है। डिफ्रेंशिएट यहाँ से रोंग हो जाएगा आंसर। डिफ्रेंशिएट करना ये हमारी अफेक्टिव डोमेन से संबंधित नहीं होता। ठीक है, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन था, डिफ्रेंशिएट ये ब्लूम ने बताए हैं, तो डिफ्रेंशिएट यहाँ से सही हो जाएगा, जो हमारी भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। थर्ड ऑप्शन सही था। प्रोपाउंडर ऑफ मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग? मेमोरी लेवल टीचिंग के जो प्रोपाउंडर है वो है हर्बर्ट, एफ हर्बर्ट, पंचपदीय, जिन्होंने योजना दी थी, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन? इनफॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? कहीं से भी एजुकेशन मिलना बाहर से, इनफॉर्मली, कोई भी बैठा बैठा हमें ज्ञान बांट सकता है, वो होती है इनफॉर्मल। तो माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा, हाँ ठीक है। पास पड़ोस द्वारा दी गई शिक्षा, हाँ ठीक है, हमें नहीं बताना है। साथियों भी, हाँ ठीक है। हाँ कक्षा किस वाले ठीक हो जाएगा, क्योंकि क्लासरूम में जो हमें टीचिंग मिल रही है वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 26 का। 27th, a valid and reliable method to draw conclusion about interest and aptitude of the learner? शिक्षार्थी की अभिरुचि एवं अभिक्षमता के बारे में वैध एवं विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने की विधि कौन सी है? देखो अभिरुचि और अभिक्षमता के बारे में ना इंट्रोस्पेक्शन और एक्सपेरिमेंटल मेथड हेल्प नहीं करते, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड हेल्प करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही है, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि। ठीक है, 27 का ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड सही हो जाएगा। वैलिड एंड रिलायबल मेथड है कंक्लूजन निकालने का, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटेजी फुलफिल्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अंडर कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर? जिसमें तीनों ही चीज यूज हो रही हो। कौन सी शिक्षण व्यू रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है? देखो व्याख्यान तो नहीं कर सकते, लेक्चर तो नहीं है, और अभिक्रमित अनुदेशन भी नहीं है। रोल प्ले सही है यहाँ से, भूमिका निर्वहन, इसमें ही तीनों चीजें यूज होती है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक, तो रोल प्ले इसका सही हो जाएगा बिल्कुल। ग्रुप डिस्कशन भी नहीं, रोल प्लेइंग, जिसमें कुछ ना कुछ रोल प्ले करके दिखाया जाता है, मतलब ये एकदम रियल लाइफ से जुड़ी होती है, तो तीनों ही जो चीजें यूज होती है, तो रोल प्लेइंग सही हो जाएगा। पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है? रीइंफोर्समेंट इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये तो लर्निंग में काम आता है ना, हाँ तो लर्निंग सही हो जाएगा यहाँ से, अधिगम में काम आता है रीइंफोर्समेंट, सेकंड सही है ऑप्शन। 30th एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग चिल्ड्रन? इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए माता पिता की मनोवृत्ति नहीं, बुद्धि, रेस, प्लेस, हाँ बुद्धि सही हो जाएगा। इंटेलिजेंस पे ही इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो बुद्धि के हिसाब से होते हैं, इंटेलिजेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो स्थान, प्लेस और रेस और या फिर एप्टीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, ऐसा कुछ नहीं होता, इंटेलिजेंस बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। तो ये थे तीनों पेपर, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी का साइकोलॉजी का 2017 का सोल्यूशन। बहुत सारे पॉइंट्स हमने यहाँ से क्लियर किए हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।